जी, आप सबका स्वागत है एक बार फिर। और जैसा आप जान रहे हैं कि अब इस लास्ट खेप में हम लोग बात करेंगे सामाजिक मुद्दों की। जो पिछली पीडी 365 थी उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी फरवरी माह तक के सामाजिक मुद्दों की। कुछ एक इस बीच नए डेवलपमेंट भी हैं, तो वो अपडेट्स में यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसकी भी बात करते हैं फटाफट, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना यथासंभव संक्षिप्त रखा जा सके, जो आपकी प्रीलिम्स के इम्तिहान के हिसाब से महत्वपूर्ण हो। एक खबर जो है, जो पहली खबर आप यहां देख पा रहे हो, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UDISE प्लस बोलते हैं इसको, UDISE प्लस, यूडाइस प्लस कहा जा रहा है इसको। क्या है यूडाइस प्लस, क्यों चर्चा में रहा? जिला स्तर पर देखिए, किसी भी नीति के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम आंकड़े ठीक से लाएं। जितना बेहतर आंकड़ा होगा उतना बेहतर आप जो है उस संबंध में नीतियां बना पाओगे। तो इस क्रम में अगर आप देखें तो 2012-13 में एक प्रयास किया गया जिला स्तर पर किस तरह से एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, जिसको आप बोलते हो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो यूडाइस जो है वो है क्या, जिला स्तर पर जितने आंकड़े होते हैं शिक्षा के उनको एकीकृत करता है, उनको एक जहां पर रखता है। और जो है इसकी शुरुआत 2012-13 में की गई। उद्देश्य था कि हमें जिला स्तर से आंकड़े आए और फिर वहां पर जो हम समझ पाए कि किस जिला में क्या स्थिति है, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है इन आंकड़ों में। पहले तो हम देखते हैं कि ओवरऑल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है। मैं पीछे आपको कक्षा में बता भी चुका हूं, एक बार दोबारा बताऊं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से आशय ये होता है कि कोई भी जो जिस आयु वर्ग के हैं उस आयु वर्ग में कितने जो है विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है, उसको आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के रूप में देखते हो। एक निश्चित आयु वर्ग में कितने विद्यार्थियों का नामांकन होना चाहिए, उस क्रम में क्या नामांकन की प्रक्रिया है, उसको आप जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के रूप में देख रहे होते हो। साथ ही शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात, टीचर पीपल रेशियो जिसको आप कहते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा यहां से आता है। इसके अलावा लैंगिक संबंधी कुछ आंकड़े आते हैं, कितनी बच्चियां हैं, कितने बच्चे हैं, और इस तरह के जो आंकड़े होते हैं। तो ये जो आंकड़ा है जिला स्तर पर जिला प्रशासन एकीकृत करता है सभी विद्यालयों को संज्ञानित करते हुए। तो जिला प्रशासन विद्यालयों से आंकड़ा मांगता है और फिर वहां से हमें जिला स्तर की जानकारी मिलती है। इसी को आप बोलते हो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। 2012-13 में शुरुआत हुई थी। अभी आप देखो इस पे एक प्लस का साइन लगा हुआ, यूडाइस प्लस। क्या फर्क है प्लस में? पहले क्या होता था कि डेटा जो है वो मैनुअल लिया जाता था, मतलब वो डेटा बताते थे लिखित रूप से, और फिर उसका डेटा को कंप्यूटर में एंट्री की जाती थी। जो ऑपरेटर्स होते थे विभाग में, वो उसकी एंट्री करते थे कि हाँ फला स्कूल से, फला जिला में, फला क्षेत्र में, फला ब्लॉक में, फला गांव में ये इतने इतने बच्चे हैं। वो जो मैनुअल एंट्री होती थी उसमें कई बार आप देखते हो कि गुंजाइश बैठ जाती है कि सही से एंट्री नहीं हुई या जो है आंकड़े ठीक नहीं हो पाए। उनको और प्रबंधित करने के लिए कहा गया कि हम बेसिक से ही जो है एंट्री वो कैसे करेंगे, कंप्यूटरीकृत होगी। अब स्थिति यह है कि सारा डेटा जो है वो कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। इसी को आप यूडीआईएस प्लस बोलते हो। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यूडीआईएस में हम कागजी कार्यवाही करते थे, यूडीआईएस प्लस में ये पूर्ण रूप से ये जो आंकड़ा है कंप्यूटर में सीधे सीधे फीड होता है, डायरेक्ट फीडिंग होती है। और यहाँ पर जो जितने विद्यालय हैं उस जिले में, उस ब्लॉक में, क्षेत्र में, उनसे यह कहा जाता है कि वो आप इस डेटा को जो तमाम कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनके माध्यम से या स्वयं कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए आप इन डेटा की कंप्यूटरीकृत एंट्री उपलब्ध कराएं। उससे क्या होता है कि डेटा के गड़बड़ी के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। इसी को यूडीआईएस प्लस कहा गया। इसकी रिपोर्ट आई है, तो ये एक सामान्य रिपोर्ट है, इसमें ऐसा कुछ विशेष एक रूटीन रिपोर्ट है। अगर सवाल पूछा जाएगा तो यूडीआईएस प्लस पे हो सकता है कि यूडीआईएस प्लस किससे जुड़ा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटरीकृत जो एंट्री होती है उसको यूडीआईएस प्लस बोलते हैं। यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये शिक्षा की भागीदारी के सामान्य स्तर को नापता है कि वो एक आयु वर्ग में कितने विद्यार्थी होने चाहिए, कितने हैं। और अगर जो है यहाँ पर ये आंकड़ा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी इंप्रूवमेंट अगर हम देखें तो दिखाई पड़ी है 2019-20 की तुलना में 20-21 में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ा है।
इसके अलावा टीचर्स पीपल रेशियो, ये यहाँ पर प्राथमिक स्तर के लिए 26, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 19, माध्यमिक स्तर के लिए 18 और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए 26। अगर आप देखें तो ये तो स्टैंडर्ड है जो होना चाहिए। तो ये अनुपात जो प्राइमरी स्कूल है उस पे 26 होना चाहिए, हाई जिसको आप इंटरमीडिएट वाला हायर सेकेंडरी बोलते हो उसके केस में इसको जो है 19 और उस जो है हाई स्कूल में 19, यहाँ पर 18 और फिर उच्चतर शिक्षा में 26। तो मोटा मोटा आपको अंदाजा होना चाहिए कि 26 के आसपास टीचर्स, मतलब एक क्लास में 26 बच्चे होने चाहिए एक टीचर के सापेक्ष में, तुलना में। तो अब जितने बच्चे हैं कितने टीचर हैं, इस रेशियो को आप टीचर पीपल रेशियो बोलते हो। इसमें थोड़ा सुधार हुआ, हालांकि आंकड़े अभी 26 से नीचे हैं। अगर आप वस्तुस्थिति में जाओगे तो वहां पर अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखोगे तो ये आंकड़ा अभी भी 26 से नीचे, करीब 24 के आसपास कुल मिलाकर। पर उसमें भी विसंगतियां हैं, प्राइमरी स्तर पे थोड़ा तुलनात्मक रूप से कम है, उच्च शिक्षा में इस बीच थोड़ा बढ़ा दिखाई पड़ा है। इसके अलावा बच्चों में अगर आप देखें तो जो है लड़कियों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई है, जो निसंदेह बताता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रयास अब धीरे धीरे फलीभूत हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी दिखाई पड़ा, कोविड का असर दिखाई पड़ा है एक चीज में कि एक बड़ी तादाद में आप देख रहे हो करीब 40 लाख के आसपास जो है बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है, मतलब वो अपने निजी स्कूल और जो सहायता प्राप्त स्कूल है उनको छोड़कर सरकारी स्कूलों में गए, जो साफ साफ बताता है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से फीस ना देने की आप कह सकते हैं कि या फीस ना दे पाने की कारण या तमाम इन कारणों से कि लगातार स्कूल नहीं चल रहा है। तो एक बड़ा आंकड़ा करीब 40 लाख के आसपास बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूलों की तरफ गए हैं। ये एक अवसर भी हो सकता है अगर हम यहाँ पर सरकारी स्कूलों की में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएं। लेकिन ये डेटा निसंदेह चिंताजनक है। मैंने पीछे आपको प्रथम की रिपोर्ट के बारे में बताया था। एएसआई, अगर आपको याद हो कि जो वार्षिक रिपोर्ट आती है प्रथम की एएसईआर रिपोर्ट, उसमें भी कमोबेश यही चीज दिखाई पड़ रही थी कि बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो निजी स्कूल और मान्यता सहायता प्राप्त स्कूलों से जो है सरकारी स्कूल की तरफ गए हैं। इसके अलावा जो है स्कूल की अवसंरचना में थोड़ा सुधार हुआ है, शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था, इंटरनेट इत्यादि में, लेकिन अभी भी जितना आवश्यकता होनी चाहिए थी आप कह सकते हैं भी मानकों तक हम नहीं पहुंचे हैं। हालांकि लगातार जो आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है वो इस दिशा में कार्यरत हो रहा है, मानकीकरण कर दिया गया लगभग सभी राज्यों में। आप जानते हो शिक्षा जो है वो आपकी जो है समवर्ती सूची में आता है, तो कई राज्यों में इस बात का मानकीकरण भी किया जा चुका है कि कैसे आप ये सुनिश्चित करें कि शौचालय है, वहां पर हाथ धोने की व्यवस्था है, शुद्ध पेयजल है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी हम जो एक औसत आंकड़ा होना चाहिए, मानक आंकड़ा, वहां तक नहीं पहुंचे। पर अच्छी बात यह है कि इसमें सुधार हुआ है। तो आप देखेंगे तो प्रीलिम्स के लिहाज से जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, यूडीआईएस है क्या, जिला प्रशासन से आने हुआ आंकड़ा। यूडीआईएस प्लस में ये आंकड़ा कागज के बजाय पूर्णतः कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। लगभग सभी मानक जो इसके हैं, एक मानक जो आप कहते हो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, दूसरा मानक जिसको आप कहते हो शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, और तीसरा मानक जिसको आप कहते हो कि लैंगिक असमानता या का कम होना, इन सभी मानकों पर सुधार दिखाई पड़ा है। स्वच्छ पेयजल जैसे अवसंरचना पर भी सुधार है। ओवरऑल अगर आप कहें तो रिपोर्ट कार्ड ठीक कही जा सकती है। अगली खबर जो है वो लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर है, एसआरएच। अगर आप देखें तो क्यों ये खबर है, यहाँ पर एक खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले थोड़ा सा सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य के बारे में अगर मैं आपको पृष्ठभूमि बताऊं, यहाँ पर आप जानते हो कि आपने अपनी कक्षाओं में, रूटीन कक्षाओं में पढ़ा भी है इस बात को कि 1994 में सबसे पहले अगर हम कहें तो जब कायरो अधिवेशन हुआ था जनसंख्या का 1994 का, उसमें पहली बार इसकी बात कही गई थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य को भी एक अनिवार्य घटक माना जाए। रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य और सेक्सुअल स्वास्थ्य की अगर आप परिभाषा देखोगे तो ये बड़ी व्यापक परिभाषा डब्ल्यूएचओ देता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य से आशय उन सभी घटकों से है, उन सभी घटकों से, चाहे फिर वो बायोलॉजिकल हो, मतलब वो चाहे वो जैविक घटक हो, चाहे वो राजनीतिक घटक हो, चाहे वो सामाजिक घटक हो, चाहे वो आर्थिक घटक हो,
उन सभी घटकों से है जो किसी पुरुष या महिला के वयस्क सेक्सुअल लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल और सक्षम बनाता हो। तो कोई भी वयस्क है वो एक बेहतर स्वस्थ इच्छानुसार एक सेक्सुअल लाइफ जी सके, ये सुनिश्चित करते हैं। इन अधिकारों को आप बोलते हो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। कोई महिला है कब उसको विवाहित होना चाहिए या कब गर्भ धारण करना चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट हम बहुत चिंताजनक है जो बता रही है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो है इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा हैं। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 है उसने फिर रेखांकित किया है कि भारत में अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब, अब देखिए कोई अगर कम आयु में विवाह हो जाता है और वो सेक्सुअली एक्टिव है और उनको अगर आप गर्भ निरोधकों के बारे में नहीं बताओगे, गर्भपायन और इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो स्वभावतः सेक्सुअली एक्टिव होने में गर्भ धारण करने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे केस में इसको कहा जाता है अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जहां पर वो अभी प्रेग्नेंट होना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं जानकारियों के अभाव में। तो वो बहुत बड़ी चिंता के रूप में उसको वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट रेखांकित कर रही है कि एक बड़ा तबका है, वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हालांकि इससे पहले अगर हम ठीक 10 साल पहले जाएं तो 2012 में तो ये आंकड़ा 60% के आसपास था। अभी फिलहाल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी आंकड़ा जो है आप कह सकते हैं बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा जब आंकड़ा 50 के ऊपर जा रहा है अभी भी। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं या तमाम जो सेक्सुअल राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनके बारे में जानकारी, चाहे फिर गर्भ निरोधकों के बारे में जानकारी हो, गर्भ के संबंध में जानकारी लोगों को सामान्य जानकारी होनी चाहिए, गर्भ निरोधकों की उपलब्धता कितनी है, अगर कोई चाहता है गर्भ निरोधक तो उसकी उपलब्धता क्या है, इन सारी चीजों का जो अगर ताना बाना हम देखें तो यहां पर ये दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है WHO की बता रही है कि अगर आप यहाँ पे लाइन देखें तो यहां पर कहा गया है कि उससे जो है असमानताएं, जो संबंधित असमानताएं हैं वो बहुत अधिक दिखाई पड़ रही हैं। तो लैंगिक एवं प्रजनन संबंधी असमानताएं, जहां पुरुषों के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में कहीं ना कहीं एक असमानता है, तो वो जो है अब यहाँ पर देखिए आपको सामने दिया गया है कि प्रजनन अधिकारों से आशय क्या होता है। तो जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो इसका एक ओवरऑल अगर हम व्यू देखें तो ये जो है प्रजनन अधिकारों से जुड़े हुए स्वास्थ्य का अधिकार है, इसमें जीवन स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें भेदभाव से मुक्ति होनी चाहिए, मतलब जो महिला पुरुष है उन दोनों को कहीं ना कहीं इसमें जो है एक समान सा व्यवहार होना चाहिए, शिक्षा सूचना का अधिकार होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है या वैज्ञानिक प्रगति के लाभ अवसर उनको उपलब्ध होने चाहिए, निजता है, विवाह है, पारिवारिक जीवन का अधिकार है, ये सब सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आपके प्रजनन अधिकारों से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। तो मोटा मोटा आप ताना बाना ऐसे समझ सकते हैं रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य क्या होता है। रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य होता है कि जितने भी वयस्क हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनको अपने वयस्क जीवन के लिए उसको वो स्वस्थ हो, वो उनकी इच्छानुसार हो और उसमें सारे अधिकार उपलब्ध हो। इनको आप बोलते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कीरो अधिवेशन में इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहले, और अगर आप ध्यान दें तो MDG SDG दोनों इसकी बात करता है। जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य थे MDG, वो भी रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य को रेखांकित करता था, और साथ ही जब आज हम बात कर रहे हैं SDG की, तो SDG में भी रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्यों को अगर आप देखें SDG गोल 3, SDG गोल 5 दोनों में ही आप रेखांकित करते हो। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट बता रही है कि इस तरह की जो सेवाएं हैं उसमें जो है असमानता है महिलाओं और पुरुषों के संदर्भ में। तो यहाँ पर एक आंकड़ा आपको दे दिया गया कि क्या, तो अगर आप WHO की वेबसाइट पे जाओगे तो करीब आधे पेज का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक शब्द बोलते हैं कि इट इज कॉन्स्टिलेशन ऑफ ऑल सोशल पॉलिटिकल राइट्स, जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार है उन सब का कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं ना, कि तारों का समूह, तो वो सबको समूह को मिलाकर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हो। इसलिए उसमें चाहे स्वास्थ्य का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, ये सब आता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है इसमें चाहे फिर लैंगिक अधिकारों में लैंगिक शिक्षा की बात हो, लैंगिक हिंसा और उत्पीड़न से संरक्षण की बात हो, इत्यादि इत्यादि। जब भी आप जो है जितने भी चीजें, गर्भ निरोधकों की पहुंच, सैनिटरी टॉवल, अब देखिए अब आज भी भारत में एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखाई पड़ता है कि मातृत्व मृत्यु दर में एक अप्रत्यक्ष कारणों में जो WHO चिन्हित करता है वो सैनिटरी नैपकिन का उपलब्धता ना होना है। अगर हम ग्रामीण और
जनजातीय क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पर भी एक कहीं ना कहीं वो चिंता दिखाई पड़ती है। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखा गया है कि क्या है इसी को अगर तो ये बात रही कि होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और भारत में लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार को अगर हम बात करें तो अब देखिए पूरे विश्व में की तुलना में भारत में मातृत्व मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। साफ बताता है कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उनको अधिकार नहीं, उनको सुविधाएं नहीं है। मातृत्व मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो असुरक्षित गर्भपात है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर वो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही है तो वो तमाम असुरक्षित गर्भपात पे जाते हैं। मतलब उनको या तो पर्याप्त डॉक्टर की सलाह में नहीं होता, या वो कई बार बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो पूर्ण रूप से बैन है फिर भी उपलब्ध हो जाती हैं तमाम आप देखते हैं कि जो व्यवस्था में विसंगतियां हैं उसके कारण, और उनका उन गोलियों का सेवन करना या उन प्रक्रियाओं की का इस्तेमाल करना जिन प्रक्रियाओं को लगभग बैन कर दिया गया, वो सब भी कहीं ना कहीं जो है मातृत्व मृत्यु दर को बढ़ाते हैं। तो मातृत्व मृत्यु दर सीधा सीधा बताता है कि कहीं ना कहीं भारत में महिलाओं के रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य की अवहेलना हो रही है, जागरूकता की कमी है, गर्भ निरोधकों की उपलब्धता नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रेखांकित की गई हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, एक तो ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य होता क्या है। ये सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं है, ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं है, ये सारे अधिकारों का समूह है जिसमें कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं। सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, चयन का अधिकार है होना चाहिए कि वो कब गर्भवती हो। अगर कोई भी सेक्सुअली एक्टिव होना चाहता है एक उम्र के बाद वो उसका फ्रीडम है, लेकिन वो कब गर्भवती हो, उनके पास गर्भपात के जितने भी विकल्प हैं, सुरक्षित विकल्प, गर्भ निरोधकों के विकल्प, उनके बारे में जानकारी, जागरूकता, ये सारी चीजें जो है रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। WHO की रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत में अभी भी एक इस मामले में लैंगिक समाज, अब देखिए बड़ी तादाद में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसको बोला जाता है, उनको वो भी देखने को मिलते हैं। ये सब बताता है कि पुरुषों और महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य है उसमें कहीं ना कहीं असमानता भारत में है, और उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है मातृत्व मृत्यु दर का अधिक होना। अगर मातृत्व मृत्यु दर अधिक है विश्व की तुलना में, अगर हम भारत की देखें तो मातृत्व मृत्यु दर अधिक है, तो साफ साफ बताता है। हालांकि जो रिपोर्ट्स पीछे आई हैं, अगर आप देखें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट, तो मैंने आपको रेखांकित भी किया था कि संस्थागत प्रसव 89% हो गया है। अगर पिछले PD 365 में मैंने चीज रेखांकित की थी। और इसके अलावा मातृत्व मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन अभी भी आप कह सकते हो कि वैश्विक स्तर पर हम देखें तो हमारा मातृत्व मृत्यु दर अधिक है, जो सीधे सीधे बताता है कि महिलाओं के केस में जो है SRH या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य की उपलब्धता नहीं है, या यूं कहें कि विसंगतियां हैं महिलाओं और पुरुषों के संदर्भ में। तो ये एक जो है क्या किया जाना चाहिए, अगर आप इस पे सोचें तो निसंदेह सबसे बड़ा तो ये है कि जागरूकता का लाना, गर्भ निरोधकों को उपलब्ध कराना, ये सब कुछ त्वरित कदम हो सकते हैं जिसमें इसमें आप आशा बहनों के सहयोग से भी ये काम हो सकता है। चिन्हित किया जाए जहां भी नवविवाहिता हो, विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य करना, ये सारी चीजें प्रयास निसंदेह कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य को और रिप्रोडक्टिव अधिकारों को बढ़ाएंगे। तो ये बात रही इस खबर के बारे में। अगली खबर है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। अगर आप देखें तो अभी हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गहन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया है। इसका आप देख पा रहे हैं 4.0 वर्जन है, जरा ध्यान दीजिएगा, जो वर्जन अब है वो 4.0 है। तो जब हम मिशन इंद्रधनुष बोलते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी शिशु हैं और गर्भवती महिलाएं हैं उनमें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को सुनिश्चित करना, ये मिशन इंद्रधनुष में था। अब 4.0 में क्या ध्यान दिया जा रहा है, जो गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 है, इसमें हम ये देख रहे थे कि देखो कोविड के चलते जो गर्भवती महिलाओं बच्चों को टीकाकरण होना था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पे आ गया था, कोविड के टीका या यूं कहें लॉकडाउन इत्यादि के चलते।
तो अब दोबारा से उसको पटरी पर लाने के लिए कि हम हर संभव प्रयास करेंगे कि वो जो बच्चों को टीका लगना था, जो गर्भवती महिलाओं को टीका लगना था, जो कोविड की वजह से कहीं ना कहीं, तो आप देख पा रहे हैं कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 का जो प्रमुख लक्ष्य है वो इस बात का है कि जो कोविड के चलते जो हमारा टीकाकरण अभियान है, आप जानते हो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्कीम हमारे यहाँ सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को सभी टीके लगाए जाएं, उन सभी उपलब्ध टीकों को जो है लगाया जाना सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को भी टीकाकरण सुनिश्चित किया जाता है ताकि वो जो है गर्भावस्था के समय उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वो बच सकें। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो है ये लागू किया गया है। अगर आप देखें तो ये आप यहाँ पे आपको लाइन को देख पा रहे होंगे कि फिर इसमें क्या उद्देश्य इसका, शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी से जो बाधा उत्पन्न हुई है उसको समाप्त करना है। जाहिर सी बात है ये सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में एक स्थायी लाभ को सुनिश्चित करेगा। इसमें 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 416 जिलों को चिन्हित किया जाएगा। ये 416 वो जिले हैं जहां पर कहीं ना कहीं ज्यादा आप कह सकते हो कि दुविधाएं देखी गई, जहां पर संभावनाएं ज्यादा है कि टीकाकरण रह गया होगा। पिछले 3 दौरों के विपरीत IMI 4.0 सप्ताह के 7 दिन आयोजित किया जाएगा। पहले एक चिन्हित दिन हुआ करता था, अब ये सप्ताह के 7 दिन होगा। इसमें जो नियमित टीकाकरण दिवस जो है चाहे फिर वो रविवार हो, चाहे अवकाश हो, सार्वजनिक अवकाश हो, तो ये एक नई चीज ऐड की है इस बार की जो टीकाकरण होगा ये एक इम्तिहान के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो इस बार का मिशन धनुष होगा 4.0, इसमें हम 7 दिन टीका लगाएंगे, चाहे फिर वो रविवार हो, चाहे वो छुट्टी का दिन हो। पहले एक चिन्हित दिन पे टीके लगा करते थे और अब जो है हमने यहाँ कहा कि 7 दिन। उद्देश्य स्पष्ट है कि जो पीछे रह गए, और जिले यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रहने चाहिए कि 33 राज्यों के शासित प्रदेशों में और कहा जो है 416 जिलों में इसको जो है लागू किया जाएगा। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य ये था कि 2 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण को सुनिश्चित किया जाए और जिले के सभी जिलों में लगभग 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करना। ये सब जो है आपको मैंने अभी बताया कि हमारे पास लगातार जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इंडिया का UIP, उसी के अंतर्गत आपने इसको शुरू किया था। और ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत 12 जो जानलेवा बीमारियां हैं, जो डेडली डिजीज है, उनको हम कहीं ना कहीं उनके लिए निःशुल्क टीके उपलब्ध कराते हैं। अब इसमें बीमारियों का थोड़ा आपको अंदाजा रहना चाहिए। क्षय रोग है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, टाइप बी जो है, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, खसरा, रुबेला, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस, डायरिया, ये सब जब जब आए हैं तो सवाल आया हुआ है। तो रुबेला, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस टीके कुछ एक राज्यों में लगाए जाते हैं जहां पर इन बीमारियों के होने की संभावना ज्यादा है। आप जानते हो जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है, रुबेला है, ये क्षेत्र विशेष में होता है। विशेषकर अगर आप देखें उन क्षेत्रों में जहां जैसे अगर देखें जापानीज इंसेफेलाइटिस तराई बेल्ट में ज्यादा दिखाई पड़ता है, तो ये चिन्हित जिलों में होता है। बाकी अगर आप देखें तो कुल मिला के आपको ध्यान होना चाहिए कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, इसको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूंगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में मोटा मोटा 12 जो है अगर आप देखें तो बीमारियों को हम यहाँ पर जो जानलेवा हो सकती हैं उनके लिए जो है वैक्सीन उपलब्ध कराते हैं और ये निःशुल्क होता है। इनमें कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं जैसे जो रुबेला है, रोटा वायरस है और जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस है, जिसके टीके सब जगह पे नहीं होते। UIP में 90% टीकाकरण को हम सुनिश्चित कर रहे हैं इंद्रधनुष के अंतर्गत। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो इंद्रधनुष 4.0 है वो 33 राज्यों के शासित प्रदेशों में 416 जिलों में चिन्हित किया गया है। सप्ताह के सारे दिन लगेगा। उद्देश्य स्पष्ट है कि जो कोविड के चलते ये टीकाकरण की जो आप कह सकते हैं रफ्तार थी, कमजोर पड़ गई थी और जो चुनौतियां आई थी उससे अब त्वरित निपटारा किया जाए ताकि जो है जच्चा बच्चा स्वास्थ्य को और बेहतर किया जा सके।
यहाँ पर 2014 में, जरा ध्यान दीजिएगा अगर शब्दावली पे जाएं तो 2014 में आपने इसको मिशन इंद्रधनुष कहा था। 2017 में इसका नाम गहन मिशन इंद्रधनुष के रूप में देखा गया, जहां पर आपने पूरी जो है कोशिश की कि आप यहाँ पे देखिए, वहां पे डेटा भी दिया हुआ है कि गहन मिशन इंद्रधनुष को वर्ष 2017 में आरंभ किया गया था। इसे 2 वर्ष तक उस प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं पर लक्षित किया गया था जो यूआईपी के अंतर्गत शामिल नहीं हो पाए थे। तो फर्क क्या है जब हम बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष और जब हम बोलते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष? तो ये एक तरह से लक्षित है। किन पर लक्ष्य है? जो कहीं ना कहीं वंचित रह गए थे। और तब से आप देख रहे हो कि हर 2 साल पर आप जो है, पहले आए मिशन इंद्रधनुष IMI 1.0 आया, फिर 2.0 आया, फिर 3.0 आया और अब हमारे पास 4.0 है। तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट इम्तिहान में हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कि यदा कदा इस तरह की स्कीम्स आती हैं और चूंकि वैक्सीन को लेकर, एक बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हम लगातार आप कह सकते हैं प्राथमिकता रही है सरकार की, तो उस बात को संज्ञानित करते हुए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक बार फौरी तौर पर दोबारा देखें कि पूरा आंकड़ा क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर मोटा मोटा बताऊं, जो बात आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, पहला तो कि एक मिशन इंद्रधनुष है। इस आंकड़े पे मैं एक बार फिर से आपका ध्यान चाहूंगा कि मिशन इंद्रधनुष है। कब शुरू किया गया? 2014 में शुरुआत हुई। 2014 में उद्देश्य क्या था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं एवं शिशुओं को टीकाकरण सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। यहां पर लक्ष्य क्या है? 90% तक प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले में 90% तक जो है टीकाकरण सुनिश्चित करना, ये इसका मिशन इंद्रधनुष का आप कह सकते हो लक्ष्य है। आपके पास एक पहले से यूनिफाई, आप कह सकते हो यूनिवर्सल या सार्वभौमिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत आप करीब 12 बीमारियों के संदर्भ में निःशुल्क टीके लगवाते हैं। कौन लगवाता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं 12 बीमारियों के लिए, 12 जो जानलेवा बीमारियां हैं। कुछ एक बीमारियां जैसे कि जैपनीज एंसेफेलाइटिस है, रोटा वायरस है, रूबेला है, इसके सिर्फ चिन्हित जिलों में ही लगते हैं जहां पर इसकी बीमारियां ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। 2017 में इसमें एक और प्रयास किया गया जिसको बोला गया IMI। ये एक तरह से लक्षित मिशन इंद्रधनुष है। IMI के अंतर्गत 2017 के IMI के अंतर्गत अगर आप देखें तो प्रथम चरण 1.0 2 वर्ष में कहा गया कि हम सारी जो लोग वंचित रह गए उनको लक्षित करेंगे। फिर आप 2.0 लेके आए, फिर 3.0 लेके आए, अभी हमारे पास क्या है? IMI 4.0। क्या विशेष है इसमें? हर दिन टीका लगेगा, चाहे फिर रविवार या सार्वजनिक अवकाश क्यों ना हो। ये IMI 4.0 में आप जो टीका हर दिन सुनिश्चित कराओगे। उद्देश्य यही है कि जो कोविड की वजह से बात पीछे रह गई थी और जो गैप बन गया है, उस गैप को हम त्वरित गति से पूरा करें ताकि जो है मातृत्व स्वास्थ्य और शिशुओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये पूरी खबर यहां पर थी, आपने इसको देखा। इसके अलावा ये एक रूटीन खबर है। इसको मैं, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इसको इम्तिहान के लिहाज से उतना महत्व नहीं, क्योंकि SRS आप जानते हो एक रूटीन खबर है। क्या होता है, आप सभी जानते हो कि गृह मंत्रालय प्रत्येक 10 वर्ष में एक जनगणना होती है। गृह मंत्रालय की तरफ से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। अभी 2021 वाली जनगणना कोविड की वजह से थोड़ी पोस्टपोन हो गई, शायद संभवतः वो की जाएगी। यहां पर मैं एक चीज जरूर याद दिला दूं कि जो 2021 की जनगणना 2022 में होनी है, लेकिन मैं पहले भी चिन्हित कर चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। इस जनगणना में 31 प्रश्न होंगे। ये तो आपको ये सब आंकड़े याद रहने चाहिए। स्वतंत्र भारत की कौन 8वीं जनगणना मानी जाएगी, इसको 31 प्रश्न होंगे और यहाँ महिला इन्यूमरेटर इसकी जो है एक तरह से प्रतीक के रूप में देखी गई है, पूरी तरीके से डिजिटल होएगा। तो ये तो एक सामान्य बात आप जानते हो। अच्छा, जब सेंसस नहीं हो रहा होता है, जब जनगणना नहीं चल रही होती है,
उस समय एक रूटीन आंकड़ा हर साल आता है, उसी को बोलते हैं आप SRS डेटा या सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सैंपल आधारित होता है। यहाँ एक एक की गणना नहीं होती, जनगणना में एक एक व्यक्ति की गणना होती है, हेड काउंट होता है। लोग जाते हैं स्कूल, घरों में पूछते हैं, एक एक आदमी की गणना एक तरह से कही होती है। यहाँ पर हम सैंपल बेस्ड गणना करते हैं कि एक सैंपल ले लिया और उसमें देखा कितना लगभग। तो SRS का जो आंकड़ा है वो एक तरह से कह सकते हैं सपोर्टिंग आंकड़ा होता है, सहायक आंकड़ा होता है जनगणना के आंकड़ों में। और ये प्रत्येक वर्ष आप देखते हो कि SRS जब जनसंख्या नहीं चल रही हो, जब जो है आपकी जनगणना नहीं हो रही थी, उस समय SRS का आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी भारत के जो महारजिस्ट्रार हैं, इन्होंने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन जारी किया है, जो 2018 के लिए जो आंकड़े हैं उन पर बात करेगा। तो ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। SRS में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है। तो अब 2018 का जो डेटा है, अब यहाँ पर देखिएगा जो है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अशुद्ध, अब यहाँ पर देखिए वही सब टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आप जनगणना में पढ़ते हो, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, है ना। तो क्रूड बर्थ रेट में अगर आप देखें, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट निकाला जाता है या जनदर निकाली जाती है कि कुल जन्मों की संख्या और दिए गए वर्ष की मध्यावधि जनसंख्या गुणे 1000, या यूं कहें 1000 जनसंख्या पर कितने जन्म हुए। तो अशोधित मृत्यु दर में अगर आप देखें तो यहाँ पर 2019 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर ये 19.7 रही। एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है। 2019 में 19.7 के आसपास से रही है। बिहार में अधिकतम, केरल में न्यूनतम। ये तो एक सामान्य बात है कि जनगणना का सामान्य स्वभाव लगातार दिख रहा है कि अधिकतम बिहार में और न्यूनतम केरल में। हालांकि इसमें जो एक बात है वो ये जरूर ध्यान देने वाली कि 2014 से 2019 तक देश के CBR में 1.3 अंक की गिरावट आई है, मतलब जनसंख्या स्थिरता की तरफ बढ़ी है। क्रूड डेथ रेट की बात करें तो 2019 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर ये 6 रही, छत्तीसगढ़ में अधिकतम, दिल्ली में न्यूनतम, और पिछले 5 वर्षों के दौरान इसमें गिरावट आई है। अब यहाँ पे कितने अंकों की गिरावट आई है ये पूछना थोड़ा अविवेकी हो जाएगा, अव्यवहारिक हो जाएगा UPSC के लिए। अगर वो पूछते भी है तो वो ट्रेंड पूछेंगे। पिछले 5 वर्षों में चाहे जनदर हो चाहे मृत्यु दर, उसमें लगातार गिरावट देखी गई, आपको ध्यान रखना चाहिए। मोटा मोटा अगर आप देखें तो गिरावट यहाँ पर 0.7% है, वहां 1.3% की गिरावट है। महिलाओं में जो है CDR में 0.6 अंक की और पुरुषों के CDR में 1.2 अंक की गिरावट हुई है, जो पीछे जो भी हम बात कर रहे थे उसको स्टैब्लिश भी करता है कि कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य इत्यादि महिलाओं के लिए उतना उपलब्ध नहीं है। क्योंकि महिलाओं की मृत्यु दर में जो गिरावट है, अगर आप हम पुरुषों की मृत्यु दर की तुलना में देखें तो वहां पर थोड़ा आप कह सकते हो कि तुलनात्मक रूप से एक असमानता दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप समझते हो क्या होता है कि प्रति 1000 जन्मे बच्चों में कुल कितने बच्चे मरे 52 हफ्तों में, एक वर्ष में। इसमें अगर हम देखें तो ये आंकड़ा 32 से कम होकर जो है 30 हो गई है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि अधिकतम मध्य प्रदेश है और न्यूनतम केरल है। मध्य प्रदेश में स्व जनजातीय समूह की अधिकता होने की वजह से आपको ये आंकड़ा मध्य प्रदेश में ज्यादा दिखाई पड़ता है। ये तर्क आपको इम्तिहान में हेल्प करेगा समझने में कि क्यों मध्य प्रदेश में ज्यादा शिशु मृत्यु दर दिखाई पड़ती है। 5 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु दर, जो हम एक और आंकड़ा निकालते हैं कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी या बाल मृत्यु दर कितनी है, उसमें 5 वर्ष तक को देखा जाता है। तो अगर आप देखें तो उसमें भी 1 अंक की गिरावट आई है। जन्म के समय लिंगानुपात, ये 1000 लड़कों पर जन्म के समय लड़कियों की संख्या को बताता है। अगर आप देखें तो इसमें जो है बढ़ोतरी हुई है लिंगानुपात में। केरल में सर्वाधिक है और उत्तराखंड में न्यूनतम है। तो जन्म के समय लिंगानुपात ध्यान दीजिएगा, केरल में सर्वाधिक और उत्तराखंड में न्यूनतम है। यहाँ हरियाणा आप मत सोचिएगा कहीं, क्योंकि सामान्यतः पिछले आंकड़े जो है वो हरियाणा पंजाब के ही रहे। उत्तराखंड में जो है न्यूनतम है 848 है। हालांकि यहाँ पर मैंने आपको पीछे बताया भी था, एक बार आपको जरा कंपैरिजन करवा दूं कि याद करिए, मैंने आपको पीछे बताया था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो आंकड़ा कह रहा है उसके अनुसार लिंगानुपात भारत का 1020 हो गया है। मतलब अब फेवरेबल लिंगानुपात है। और जो 0 से 5 वर्ष का लिंगानुपात है वो भी 991 था।
तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आप स्थिति सुधरती दिखाई पड़ रही है, लेकिन यहां पर आप कह सकते हो कि जो जन्म के समय लिंगानुपात है उसमें बढ़ोतरी हुई, 899 से बढ़कर ये 904 हो गया है। अगर हम 16-18 की तुलना में देखें तो अगर आप याद करें तो ये आंकड़े जो हैं पीछे बहुत चिंताजनक थे 11-12 में। तो यहां पर आप ये बता रहे हैं कि सर्वाधिक केरल में है और न्यूनतम जो है वो उत्तराखंड में है। कुल प्रजनन दर ये तो बहुत चर्चित है। अब यहां पर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा इस बात पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुल प्रजनन दर पे पीछे मैंने आपको बताया है और काफी बात हुई थी, सब न्यूज़पेपर में आता रहा है कि कुल प्रजनन दर भारत में कितना हो गया, 2, मतलब 2.1 से नीचे आ गया है, 2.1 से नीचे आ गया, 2 हो गया है, जो कह रहा है कि जनसंख्या स्थिरता की तरफ बढ़ रही है। परंतु एसआरएस का डेटा ये जो है वो कहता है कि पिछले 2 वर्ष 2017-18 में 2.2 पर स्थिर रहने के बाद कुल प्रजनन दर 2019 में घटकर 2.1 पर आ गए। अब यहां पर यह बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए चिन्हित करना कि वो सवाल पूछ कहां से रहे। मान लीजिए अगर कहीं वो थोड़ा फंसाना चाहें और आपसे कहें एसआरएस के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.1 है, तो वो स्टेटमेंट सही होगा, जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार ये 2 है। तो ध्यान दीजिएगा कि एसआरएस का आंकड़ा 2.1 कह रहा है 2019 के लिए, जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा 2 कह रहा है। प्रजनन दर बिहार में सर्वाधिक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में इसमें 1.5। कुल 15 राज्यों ने प्रतिस्थापन दर जिसको आप बोलते हैं ना 2.1 वो प्राप्त कर लिया है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का मतलब जिसको कहते हैं 2 वयस्कों के पास 2 बच्चों का होना औसतन। ये सारी बातें आप रूटीन क्लासेस में भी पढ़ते हो, तो यहाँ पर आपको इन डेटा की तरफ ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो आप सीबीआर या सीडीआर सब में गिरावट हुई है। अगर आप देखें तो ओवरऑल इंडिकेटर्स आप कह सकते हो कि बेहतर काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में भी एक चीज यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए, ये एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिनको नहीं पता, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको बताऊं कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस जो है वो एक व्यवस्था है, बहुत पुरानी व्यवस्था, ब्रिटिश काल से ही। हालांकि भारत में तो कहा जाता है कि मौर्य काल से भी ऐसी व्यवस्था रही है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र उसकी बात करता है कि आंकड़े होने चाहिए जन्म मृत्यु के। स्वतंत्र भारत में 1969 में कानून बनाया गया था जन्म और मृत्यु के आंकड़ों के संदर्भ में, जिसको आप सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बोलते हो। सीआरएस के आंकड़ों को जो है अब बदलने की बात कही जा रही है, उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा इस कानून में, क्योंकि पहले जो आंकड़े होते, आप जानते हैं जो जन्म और बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है तमाम चीजों के लिए, चाहे आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, चाहे आपको इलेक्शन कार्ड बनवाने हैं, इत्यादि इत्यादि। अगर आप देखें तो पहले ये मैन्युअली बनता रहा है और हमारे पास ऐसा कोई एकीकृत डेटा नहीं होता। इससे क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा अगर आप जो इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में समस्याएं चल रही हैं ना कि कौन भारतीय है कौन भारतीय नागरिक नहीं है, इस बात को लेकर, तो आप अगर देखें हमारे पास अगर बेहतर एकीकृत डेटा होता तो शायद इतनी दुविधा इस समय नहीं होती जिस दिक्कत से हम जूझ रहे हैं। तो अभी सरकार ने इस पे एक बहुत आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि जो आपका सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है 1969 का जो कानून है, जिसको जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून कहा जाता है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण का बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन जो रूल है 1969 का, उसमें हम संशोधन करेंगे। संशोधन में क्या होगा, जो खास बात होगी वो ये कि जो डेटा है वो रियल टाइम हो, मतलब जन्म होता है उसी समय उसको जो है उसको डिजिटल एंट्री की जाए और बताया जाए, मृत्यु होती है उसकी डिजिटल एंट्री हो, डेटा रियल टाइम हो, और सबसे बड़ी बात कि राज्यों के बीच में एक डेटा का जो है एकीकरण हो। क्योंकि अभी क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पृष्ठभूमि बताऊं तो मुझे लगता है कि इम्तिहान में संभावना थोड़ी बनती है इसकी पूछे जाने की। अभी क्या होता है कि जन्म का जो पंजीकरण होता है, मृत्यु का पंजीकरण जो आपके पास भी होएगा, जो आपको मिला होगा आपके जिला प्रशासन की तरफ से, अभी स्थिति ये है, जो वर्तमान कानून है 1969 उसके अंतर्गत की स्थिति ये है
कि हर एक राज्य में एक रजिस्ट्रार होता है। वो रजिस्ट्रार इस बात को नियमित करता है कि ऐसे जन्म जो है मृत्यु का पंजीकरण होना चाहिए। इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और अलग अलग प्रकार की विसंगतियां और भ्रष्टाचार देखा जाता है। अब केंद्र क्या सोच रहा है कि क्यों ना इस पूरे डेटा को एकीकृत कर दिया जाए। डिजिटल डेटा है, सारे डेटा एक साथ जुड़े हुए, और जाहिर सी बात है इसके लिए हमें क्या चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक रजिस्ट्रार चाहिए होएगा। राष्ट्रीय स्तर पर एक रजिस्ट्रार हो इस रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसको आप सिविल रजिस्ट्रेशन बोलते हो। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रार होगा, एक पोर्टल होगा राष्ट्रीय स्तर पर, और हर एक राज्य आंकड़ा इकट्ठा करेंगे और वो आंकड़ा एकीकृत किया जाएगा। उससे ये लाभ होगा कि हम ये जो विसंगतियां कुरीतियां दिखाई पड़ती हैं, इनसे बच पाएंगे। निस्संदेह मुझे लगता है कि एक नीतिगत स्तर पर एक बहुत सार्थक प्रयास है ये, क्योंकि इससे आपके पास जनसंख्या के भी आंकड़े ठीक आने शुरू हो जाएंगे, जन्म मृत्यु का आंकड़ा ठीक आएगा, और जो भी इस तरह की जमीनी स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसके चलते फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवा लेना या इस तरह की चीजें, उससे भी आप थोड़ा बच पाएंगे। तो यहाँ पूरी बात उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, हालांकि हमें कुछ संक्षिप्त में दिया है, जो मुझे लगता है यहाँ पर आपको थोड़ा जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि एक अलग से रजिस्ट्रार बनाए जाने की बात होगी राष्ट्रीय स्तर पर। एक राष्ट्रीय स्तर पर एक रजिस्ट्रार होंगे जिसको आप नेशनल रजिस्ट्रार बोलोगे। अभी राज्य के रजिस्ट्रार होते हैं, वो इसकी देखरेख करते हैं। पूरा डेटा पे ध्यान जो है वो एकीकरण पर ज्यादा है कि डेटा को जो है एकीकृत किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए राज्यों के जो अलग अलग डेटा है उसमें। तो ये 1969 का जो अधिनियम है इसमें संशोधन होगा, और जो है ये जो रिपोर्ट है ये निस्संदेह कहीं ना कहीं, अब देखिए ये भारत के महत्वपूर्ण घटनाओं पर आंकड़ों के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। और ऐसे में कहीं अगर आप देखें तो जो सीआरएस है वो एक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण एंट्री गेट है, और उसका जो एक्ट है उसमें संशोधन करने की बात कही जा रही है। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 1969 में अब संशोधन होगा। अब जितने भी सर्टिफिकेट आएंगे रजिस्टर्ड होंगे, उस पर बारकोड होएगा, उस पर जो है एक क्यूआर स्कैनर होएगा। तो इस तरह से आप देख पाओगे कि जो है उस पर विसंगतियां होने की संभावना या गलत जन्म प्रमाण पत्र देना, डेटा का हेरफेर करना, दिन का हेरफेर करना, वो सब संभव नहीं होगा। अब मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन अब सामान्यतः 21 दिन का ब्रैकेट भी दिया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 21 दिन के अंतर्गत पूरी हो जानी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इस कानून में संशोधन किया जाएगा, और पूरा ध्यान एकीकरण पर है और रियल डेटा पर है। और उससे क्या है, कहीं ना कहीं उसके लिए आपको राष्ट्रीय स्तर पर एक रजिस्ट्रार भी लाया जाएगा जो इस बात को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा ये जो अगली खबर, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं डिटेल में कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक पूरा जो है स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी किया, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट। हमने पीछे बात भी की थी इसमें, कैसे शिशु मृत्यु दर की क्या स्थिति है, संस्थागत प्रसव कैसे बेहतर हुआ है, शिशु मृत्यु दर नीचे आया है, मातृत्व मृत्यु दर में कमी आई है, इत्यादि इत्यादि। यहाँ पे कुछ और आंकड़े भी हैं, उसको भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो जो गर्भ निरोधक प्रसार दर है, जो कंट्रासेप्टिव्स की उपलब्धता की बात है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है पहले की तुलना में। अपनी पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं द्वारा प्रसव पूर्व देखभाल केंद्र तक जाना, जिसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर सेंटर। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब, एंटीनेटल, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस शब्द को आपने भारत के बहुआदमी गरीबी सूचकांक में भी जोड़ दिया है। तो एंटीनेटल केयर सेंटर जो है, जहां पर गर्भवती महिलाएं गर्भधारण के 3 महीने के अंदर पहुंच रही हैं अगर गर्भावस्था के, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संस्थागत देखरेख हो रही है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। परिवार नियोजन की जो जरूरतें हैं उनमें आप देखेंगे तो उसमें आपकी स्थिति बेहतर हुई है। 12 से 23 महीने की आयु में बच्चों के पूर्ण टीकाकरण, इसमें भी स्थिति बेहतर हुई। तो एक सामान्य आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है कि लगभग सारे ही मानकों में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से बेहतर दिखाई पड़ रहा है।
तो मोटा मोटा आपको अंदाजा होना चाहिए कि लगभग अगर हम देखें तो कंट्रासेप्टिव्स को की उपलब्धता में भी बढ़ोतरी हुई है, 67% है अब। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं जा रही, ये आंकड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, उसको 70% हुआ, पहले 60% के आसपास था। इसके अलावा परिवार नियोजन की जरूरतों को आप पूरा कर पा रहे हो, तो जो उसमें कमी आई है कि जो जिनको परिवार नियोजन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा जो है 12 से 23 महीने की आयु के बच्चों में पूर्ण जो है पूरा टीकाकरण जो है सुनिश्चित किया जा रहा है। 2 वर्ष के अंतर्गत जो पूरा टीकाकरण है उसको आप सुनिश्चित कर रहे हो, तो ये इसमें भी बढ़ोतरी हुई, 76% हो गया है 62 से। तो ये तो सामान्य पीछे हमने डिटेल में बात की थी, वो यहाँ पे लिखा भी गया है कि बाकी आंकड़े के लिए आप, हमने पीटी 365 वाली चर्चा में बात की थी, तो इसको आप यहाँ दोबारा पुनरावृत्ति करने का कोई तर्क नहीं उठता। लेकिन हाँ, आप चाहे तो इसको यही कर सकते हैं कि इन आंकड़ों को भी वहीं पे जोड़ लीजिएगा, दाएं बाएं कहीं लिख के। आप जो है एंटीनेटल केयर सेंटर पे महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ, इसको जरूर संज्ञानित करें कि हाँ इसमें इजाफा हुआ, ये 70% के आसपास हो गया है 59 से। इसके अलावा कुछ छोटी खबरें भी हैं, फटाफट उसको देख लेते हैं। एक है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, मैं भी पीछे आपको बता रहा था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट क्या है। ये रिपोर्ट आती है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, एक जनसंख्या स्थिरता कोष होता है, संयुक्त राष्ट्र का एक जनसंख्या कोष होता है, यूनाइटेड नेशन का एक फंड है अगर आप देखें पॉपुलेशन के लिए। तो वो हर बार एक रिपोर्ट, इस बार की जो रिपोर्ट है वो इस बात पर आधारित है कि अनवांटेड, इसलिए मैं पीछे इस रिपोर्ट का हवाला भी दे रहा था कि भारत में अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है। इसको उन्होंने बोला है सीइंग द अनसीन, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, द केस फॉर एक्शन इन नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। जो अवांछनीय गर्भ हो रहा है, गर्भधारण हो रहा है भारत में, उसमें उसको कहा, उन्होंने कहा है सीइंग द अनसीन, जो दिख नहीं रहा उसकी तरफ ध्यान देना है इस बार। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो है अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी अगर आप देखें तो वाली महिलाओं में लगभग 60% गर्भपात जो है वो करा रही हैं। ये चौंकाने वाली बात है, अगर प्रेगनेंसी हो गई अनइंटेंडेड और उसमें 60% महिलाएं गर्भपात करा रही, तो मैंने अभी पीछे आपको बताया भी कि अगर गर्भपात जो है सुरक्षित नहीं है, अगर सुविधाएं उसमें उपलब्ध नहीं है, अगर उनको इसके बारे में सही जानकारी नहीं कराई जा रही और वो रिस्की तरीके से गर्भपात कराते हैं, तमाम जो बैन बीमारी दवाएं हैं उन सब के माध्यम से, तो मातृत्व मृत्यु दर होने की संभावना बढ़ जाती है, उनको तमाम रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बात को संज्ञानित करते हुए इसमें आप देखें कुल गर्भपात में 45% आरक्षित होते हैं, जो है वो कहीं ना कहीं असुरक्षित। हालांकि ये आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है, पहले तो और ज्यादा भी था। तो ऐसे गर्भपात 5 से 13% तक मातृ मृत्यु दर का कारण बनते, पीछे भी हम बात कर चुके, इसलिए मैं इस रिपोर्ट का हवाला दे रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही, जो मैं बात कर रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो एसआरएच में जो आप देख पा रहे हो कि इंडिया में मातृत्व मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण इस रिपोर्ट से भी जाहिर होता। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली जो बात है प्रीलिम्स के लिहाज से कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जो है वो जारी कौन करता है, वो रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ से नहीं, वो रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है उससे आती है। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, वो इसको जारी करता है। और इस बात की रिपोर्ट का जो हेडिंग है वो है सीइंग द अनसीन, द केस फॉर एक्शन इन नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। अवांछनीय गर्भधारण के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करना, इसको उन्होंने एक नेग्लेक्टेड क्राइसिस कहा है, एक ऐसी समस्या है जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए उसका नाम दिया है सीइंग द अनसीन। आई होप आपको बात समझ में आ गई कि अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी भारत में भी जिन महिलाओं ने को ऐसा हुआ है कि वो न चाहते हुए गर्भवती हुई हैं, उसमें 60% महिलाएं जो है वो गर्भपात कराती हैं। इसमें से 45%, पहले तो आंकड़ा बहुत ज्यादा था, मतलब 60 के आसपास था, 45% महिलाएं ऐसा जो है जो गर्भपात करा रही हैं वो असुरक्षित है, वो ऐसे तरीकों से, ऐसे जो स्वीकृत नहीं है या जो मानकीकृत नहीं है। और इसमें अगर आप देखें तो उसकी वजह से जो आपका मातृत्व मृत्यु दर है उसमें 5 से 13% की बढ़ोतरी हो जाती है। विकासशील देशों में 13% महिलाएं 18 वर्ष की आयु से पहले ही बच्चों को जन्म दे रही हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। और 2015 और 19 के बीच में विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 121 मिलियन अनपेक्षित गर्भावस्था के मामले देखे गए हैं। इसमें से 7 में से हर एक मामला जो है भारत का है, हर 7 में से एक मामला जो है वो भारत से आ रहा दिखाई पड़ रहा है।
क्या कारण है इसके, ये आप जाहिर सी बात है पीछे हम बात कर ही चुके कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य की जानकारी का अभाव होना, महिलाओं द्वारा स्वयं के शरीर पर नियंत्रण ना होना, जाहिर सी बात है। इसलिए आप देखिए इसी क्रम में आजकल आप मैराइटल रेप इत्यादि की बात भी कर रहे हो। वो अपने शरीर पर उनका अधिकार नहीं है, विवाहित हैं तो या कुछ भी उनकी अपनी फ्रीडम नहीं जो आपकी निसंदेह सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य का हिस्सा बनती है। स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं ना कहीं उपलब्धता ना हो, जैसे गर्भ निरोधक इत्यादि की उपलब्धता ना हो, तो ये तो एक सामान्य बात हुई कि किन कारणों से जो है अवांछनीय गर्भ या अवांछनीय अनवांटेड प्रेगनेंसी बढ़ रही है या ज्यादा है। बढ़ रही कहना ठीक नहीं, ज्यादा किन कारणों से है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 जो इस तरह चिन्हित करता है कि कैसे अवांछनीय प्रेगनेंसी वो चिंता, और हर 7 में से 1 केस भारत से आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्त्री मनोरक्षा परियोजना की, ये महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य के लिए, देखिए इन सब में कोविड के चलते एक नई बीमारी, एक नई चुनौती सामने दिखाई पड़ रही, जिसको आप कह सकते हो महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य या सभी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैंने पीछे आपको बताया भी था PD365 में कि मनोदर्पण जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य को इस समय बहुत प्राथमिकता दी जा रही है। आपने देखा बजट में भी इसकी बात कही गई है। इन सब के चलते निम्हंस जो एक बेंगलोर का संस्थान है, उसने महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया है, जिसको नाम दिया गया स्त्री मनोरक्षा परियोजना। कैसे करेंगे ये? इसके लिए तमाम वन स्टॉप सेंटर्स जो आप जानते हो कि तमाम ब्लॉक स्तर पर, कई बार तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर ये वन स्टॉप सेंटर्स बनाए जाते हैं महिलाओं को तमाम सुविधाएं, जानकारियां, प्रशिक्षण इत्यादि देने के लिए। तो अगर आप देखें तो पूरे भारत में 6000 वन स्टॉप सेंटर जो कार्यकर्ताएं हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा। और ये जो है वन स्टॉप सेंटर अगर आप देखो तो महिला वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट 2015 से ही ये व्यवस्था चल रही है। इसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो हिंसा से प्रभावित हों, चाहे निजी और सार्वजनिक, क्योंकि देखिए अभी भी इतने तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी घरेलू हिंसा, अभी भी जो है इस जो समाज जो मानसिक प्रताड़ना है, इनमें कमी नहीं होती दिख रही जितना होनी चाहिए। ये कहना गलत होगा कि कमी नहीं हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए, जितना वांछनीय है महिलाओं के अधिकारों के लिए, उतना नहीं हो पा रहा है। तो वन स्टॉप सेंटर्स आप देख रहे हो कि 2015 से ही काम कर रहे हैं। 6000 वन स्टॉप सेंटर्स में जो कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि हम आगे जो है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है प्रयासरत हो सके। नाम क्या दिया गया है इसको? स्त्री मनोरक्षा। तो ध्यान दीजिएगा, स्त्री मनोरक्षा किससे जुड़ा हुआ है? महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य से। कौन प्रयास कर रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निम्हंस के सहयोग से। निम्हंस कहाँ? बेंगलोर में। कई बार ऐसा भी वो करते हैं कि ये सेंटर कहाँ पर काफी चर्चा में रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये जो मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान जो निम्हंस है, ये इस दिशा में शोध इत्यादि को ट्रेनिंग दी जाएगी। और इन ट्रेनिंग से क्या होगा कि जो भी महिलाएं हैं जो मानसिक जो है प्रताड़ना से गुजर रही, उनको तमाम चिकित्सकीय सुविधा देना, तमाम कानूनी सहायता देना, और जो है ताकि हम उनके जो है मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकें। तो इसको बोला जा रहा है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। एक खबर यहां पर ऑपरेशन आहट की भी है। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास है रेलवे सुरक्षा बल। ये ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन आहट अक्सर हमें लग सकता है सोचने में कि शायद महिला बाल विकास मंत्रालय ने दिया होगा। ऑपरेशन आहट जो है वो रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल आप जानते हो कि रेलवे सुरक्षा बल एक अर्धसैनिक बल है, अन्य अर्धसैनिक बलों की तरह, इसलिए इसका हेड भी एक IPS अधिकारी होता है, जो है हालांकि उसको RPF ही कहा जाता है। अर्धसैनिक बल, रेलवे सुरक्षा बल की थोड़ी आप कह सकते हैं स्पेशल पोजीशन है। अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें अर्धसैनिक बलों में, तो रेलवे सुरक्षा बल की थोड़ी स्पेशल पोजीशन इसलिए हो जाती है क्योंकि अकेला ये सुरक्षा बल है जो लगभग पुलिस जैसा काम करता है। उनके ऊपर मुकदमा चला सकता है, उनको गिरफ्तार कर सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर पूरा रेलवे अपने आप में एक तंत्र के रूप में कार्य करता रहा है बहुत पहले से, ब्रिटिश काल से ही। इसलिए रेलवे पुलिस फोर्स का अपना एक निजी अस्तित्व है।
ये जो रेलवे सुरक्षा बल है इसने एक प्रयास शुरू किया जिसको कहा गया ऑपरेशन आहट। उद्देश्य है कि मानव तस्करी को जो है कम किया जा सके। तो ऑपरेशन आहट को मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में शुरू किया गया है। तो राष्ट्रव्यापी अभियान है ये ऑपरेशन आहट। इसके तहत जितनी भी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उसमें टीम तैनात की जाएगी ताकि ये महिलाओं और बच्चों की तस्करी जो हो सकती है तमाम, आप देखते हो भारत में अभी भी जो तमाम आप कह सकते हो जो पेरिफेरल है, चाहे पूर्वोत्तर के राज्य हो, चाहे इधर आप पश्चिम उत्तर के राज्य हो, चाहे दक्षिण के तमाम राज्यों, तो दिखाई पड़ता है कि मानव तस्करी हो रही होती है। तो मानव तस्करी को रोकने के लिए इन्होंने एक ऑपरेशन आहट शुरू किया। जो लंबी दूरी की ट्रेन है उसमें स्पेशल टीम बनाई जाएगी जो इस बात को एग्जामिन करेगी कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। और आरपीएफ ने वर्ष 2017 से 2021 के बीच 2000 से अधिक महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाया है अब तक, अगर आप देखें तो आरपीएफ के बारे में यहाँ पे जानकारी भी थोड़ी सी दी गई है कि यात्रियों, यात्री परिसरों, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो इसको सौंपा गया है। और ये एकमात्र केंद्रीय सशक्त पुलिस बल है जिसके पास अपराधियों को गिरफ्तार करना, उनकी जांच करना, मुकदमा चलाना है, इन सब का। और इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है कि आरपीएफ जो है वो रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ऑपरेशन आहट किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन आहट है मानव तस्करी से जुड़ा हुआ। किसने शुरू किया है? आरपीएफ ने, रेलवे पुलिस फोर्स ने, आरपीएफ ने शुरू किया है। और ये आरपीएफ जो है अपने आप में इसका स्पेशल स्टेटस है। ये जो है बहुत प्राचीन समय से आरपीएफ है जो रेलवे परिसर में सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। भारत में मानव तस्करी में रेल जो दूरी, लंबी दूरी के रेल है उसमें मानव तस्करी से के खबरें आती रही, तो उससे बचने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे आंकड़ा भी कि 2000 से अधिक पिछले 5 सालों में इन्होंने बचाया भी है ऐसे बच्चों को और महिलाओं को जो मानव तस्करी, जिनकी तस्करी की जा रही थी। अब यहाँ पर उस पर थोड़ा और जो है एग्रेसिव होते हुए और आक्रामक होते हुए तस्करी के विरुद्ध इन्होंने ऑपरेशन आहट शुरू किया, जिसमें लंबी दूरी की ट्रेनों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा, विशेष टीमों के माध्यम से जांच पड़ताल द्वारा, कि इस तरह की मानव तस्करी ना होने पाए। तो ऑपरेशन आहट आपको समझ में आ गया किससे जुड़ा हुआ है। आप समझ गए स्त्री मनोरक्षा क्या जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट क्या जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में फिर भी कहूंगा कि एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य किससे जुड़ा हुआ है? अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट किसकी है? संयुक्त जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसका जो जनसंख्या कोष है, संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या कोष, उससे जुड़ी हुई खबर है। ये साथ में से एक भारत से संबंधित है। तो ये मोटा मोटा खबर है। सारे इसके बारे में आप समझ गए कि क्या क्या बातें हैं। और सेंट्रल सिविल एसोसिएशन सिस्टम क्या होता है वो आपको पता चल गया। और इसके अलावा फिर पीछे आपने देख लिया कि क्या खबर है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, और क्या है यूडीआईएस प्लस। तो ये कुछ बातें थी जो एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जो इस बीच डेवलपमेंट था सामाजिक मुद्दों में, जो आपको जानना चाहिए था। तो आई होप आप इस विमर्श से लाभान्वित है। मैंने कोशिश की कि जितने भी कीवर्ड्स हैं आपको जरूरत हो यूडीआईएस प्लस में आपको क्या है उसको आपको ध्यान रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपको इम्तिहान में निसंदेह लाभकारी होगा। जैसा कि मुझे बताया गया है कि लगभग अब सारे डिस्कशन समाप्त हो चुके हैं। तो मेरी तरफ से और विजन की तरफ से आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।